नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीप मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की अलग अलग कार्य समूह की बैठकें संपन्न हुई। एक तरफ जहां पटना में L20 यानी लेबर 20 की बैठक हुई, तो वहीं बेंगलुरु में 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। लेबर 20 बैठक की बात की जाए तो इसका शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। G20 समूह देशों में सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, साथ ही साथ महिला और रोजगार विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं के कामकाज को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने अपने स्तर से और L20 के स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से व्यापक रूप से चर्चा की गई। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला और रोजगार विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत समेत 28 देशों के कुल 173 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि G20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस साल अपनी अध्यक्षता में G20 के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया। साथ ही इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया गया था। तो आज के इस अंक में हम L20 यानी लेबर 20 से संबंधित विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ई जयंत कृष्ण जी, जो कि पूर्व CEO हैं NSDC स्किल इंडिया के। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं सर? शुक्रिया जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, इसमें सर जो पटना में जो लेबर 20 की जो मीटिंग हुई, उसमें ब्रॉडली 5 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। पहला था जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, दूसरा था महिला और कार्य का भविष्य, तीसरा था श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सामाजिक सुरक्षा जो फंड्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार, चौथा था कार्य की बदलती दुनिया, G20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियां, और पांचवा था कौशल विकास, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। मैं एक एक करके इस पे आऊंगा। सबसे पहले जो बहुत ही हॉट टॉपिक रहा कि कैसे जितने भी G20 या फिर पूरे ग्लोब में जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, चाहे वो संगठित हो या फिर असंगठित, खासकर असंगठित, उनमें एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को हम दे पाए उन्हें, ताकि उनका जो कार्य है, उनका जो वर्क है, उसमें वो और भी बेहतर कर सकें। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये G20 का जो ग्रुप है 20 कंट्रीज का, वो करीब पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या को एड्रेस करता है। इन सब मुल्कों का जो पॉपुलेशन है उसको अगर ऐड करें तो 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बनता है, और 80% जो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक आउटपुट है उसको अकाउंट फॉर करता है। तो कोई भी चीज अगर लेबर के L20 के कॉन्टेक्स्ट में या जो भी डिस्कशन आज हुआ बिहार पटना में, उसका जो मुद्दा आपने सबसे पहले उठाया कि कैसे सोशल सिक्योरिटी दी जाए हमारी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। देखिए, इस समय आप देखिए, चाहे वो ओला, उबर या फूड डिलीवरी चेन्स हो, होम डिलीवरी सर्विस हो फूड की, या किस जबरदस्त कितना इजाफा हुआ है उसमें काम करने वाले वर्कर्स का। The highest growth rate in the employment creation in the country and the rest of the world, वो हमारा इसी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स का है। और भारत के लिए ये चैलेंज थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है, जो लोग मानते हैं करीब 45 करोड़ के आसपास है, उसका एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उन लोगों तक सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट कैसे पहुंचे, ये एक चैलेंज है, भारत में भी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है G20 में उनके लिए भी है। तो ये एक अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए, कहना तो बहुत आसान है कि हम इनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा? आप देखिए, पीएफ होता है या पेंशन होती है या
ग्रेचुटी होती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो मोटे तौर पे सोशल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो समझते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, गिग इकोनॉमी में काफी बढ़ रहा है, काफी तादाद में बढ़ रहा है, तो ये कैसे किया जाए, हु विल फंड इट। तो ये मुद्दा उठा है, उसका कोई सोल्यूशन जाहिर है इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसमें ये इशू एक बहुत आ रहा है कि किस तरह से उसको सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करी जाए। तो ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत जरूरी बात है, और अगर G20 के माध्यम से इस पर डिस्कशन हुआ है तो बहुत अच्छा है। कोई इसमें जाहिर सी बात है जादू नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा कोई सोल्यूशन वर्थवाइल निकलने में, लेकिन अगर लेकिन ये बात में जैन सर सच है कि जो हमारी सरकार है, खासकर इंडिया की बात की जाए, यहाँ की सरकार हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आती हैं EPFO की, उसमें हर साल हजारों की तादाद में नए मेंबर्स जोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे या फिर जो नए ऐसे भी जो नए युवा हैं, वो लगातार सीधे उनकी एंट्री हो रही है अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक तरह से सरकार की भी ये कोशिश है कि उन तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन तक सोशल सिक्योरिटी का जो एम्बिट है वो उन तक भी पहुंचे, वो भी उस एम्बिट में आ सके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो PF के दायरे में जो लोग आते हैं उनमें उनकी तादाद में काफी इजाफा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर हमारा इनफॉर्मल वर्कर्स का है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है GST का जो एक कदम था इस सरकार ने लिया था कुछ साल पहले, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। GST के जो रीजंस थे वो तो अलग थे, लेकिन इसका एक एलाइड बेनिफिट ये है कि जो मोटिवेशन लोगों को होता था कि इकोनॉमी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट आप इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखिए, वो मोटिवेशन धीरे 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 खत्म हो रहा है, बिकॉज सभी प्लेयर्स उस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, उस पूरी कैस्केडिंग जो होती है वैल्यू चेन टैक्स पेयर्स की, वो सब उसमें आते हैं। और तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी वो दिन दूर नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर घटेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर घटेगा और फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा, और वहां जैसे और ज्यादा लोग आते हैं उस सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है वो सोशल सिक्योरिटी उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जहां तक मुझे लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज को, भारत जिसमें शामिल है, उसको कोशिश की भी जरूरत है कि किस तरह से ज्यादा इकोसिस्टम में इस तरह के इंसेंटिव, से मेरा मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, लेकिन इस तरह के मोटिवेशंस क्रिएट किए जाएं ताकि लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहने का लाभ ना हो और वो अपने आप को फॉर्मलाइज करें और ऑर्गेनाइज करें। इसमें जैन सर एक और मुद्दा आता है जो वुमेन वर्कफोर्स है उनका, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं लेबर 20 के इस प्रोग्राम से, उसमें यह है कि जितने भी फोर्सेज हमारी काम कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनमें 32% जो हिस्सेदारी वो महिलाओं की है। ऐसे में उनके लिए अभी की स्थिति क्या है, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाए, और उनका जो फ्यूचर है, क्योंकि जिन हालातों में वो काम कर रही हैं या करती हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में, उनका भी अपलिफ्टमेंट भी होना जरूरी है, उनके हेल्थ को लेकर, उनके तमाम चीजों को लेकर। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है पटना में, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस तरह से विमेन वर्कफोर्स के में स्किलिंग ज्यादा करी जाए, ज्यादा इंटेंसिटी से। मुझे लगता है इवन जो आदमियों में इंटेंसिटी होती है उससे ज्यादा इंटेंसिटी से स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग विमेन वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने जो 32% बताया, विच रफली करीब 1/3 लेबर फोर्स जो है वो विमेन कंप्राइज करती हैं, लेकिन भारत में थोड़ा सा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, 29-30% है। मतलब इस पूरे एवरेज का भी थोड़ा सा हम लोग उसके लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्यों विमेन जो है वर्कफोर्स में और ज्यादा नहीं आ रही हैं और कैसे उनको और ज्यादा लाया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए महिलाओं पे फैमिली लुक आफ्टर करना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे हम माने ना माने, लेकिन वो पुरुषों से ज्यादा होती हैं, वो मैटरनिटी पे जाती हैं। तो किस तरह से हमारा ये सिस्टम बने कि इस डाइवर्सिटी को हम एड्रेस करें
और ताकि उन्हें क्योंकि हमारे अभी आप देखिए टेक क्षेत्र में अगर आप देखिए तो ये जो बहुत बहुत हाई फीमेल पार्टिसिपेशन है इंडिया में भी बहुत ज्यादा हाई है, कुछ कुछ जगह तो 40% तक हाई है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये किस तरह से जैसे जैसे और समय बढ़ता जाता है ये लोग वर्कफोर्स से निकलती जाती हैं, ताकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन, उनको लुक आफ्टर की बात होगी। तो किस तरह से हम कॉर्पोरेट्स को और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह का ढांचा तैयार करें, चाहे वो क्रचेस हों वर्कफोर्स में, चाहे हम उनको फोर्सफुली बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट कर पाए जो मैटरनिटी के बाद आए, थोड़ा सा रोल्स भी जो दिए जाएं उसमें उसका ध्यान रहे, शायद उतना ट्रैवल इंटेंसिटी कम हो। हालांकि बहुत ज्यादा आज के जिस माहौल में हम रह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेन और वुमेन के लिए अलग रूल्स रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी एम्पैथी अगर ज्यादा होगी तो मुझे लगता है कि बहुत से जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं महिलाएं भारत में वर्कफोर्स में आके, वो उससे जुड़ी रहेंगी अपनी शादी, बच्चों और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसी हिसाब से सरकारों को भी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन्हीं विषयों पर जो लेबर 20 की मीटिंग हुई है पटना में, इन्हीं विषयों पर बहुत ही गहनता से, बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है। जयंत सर, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी इस विषय के जो दूसरे पहलू हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पटना में जो संपन्न हुई है लेबर 20 मीटिंग, उसको लेकर उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयंत कृष्णा जो कि एनएसटीसी के पूर्व सीईओ भी वो रह चुके हैं। जयंत सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सर, जो दूसरा अहम मुद्दा था इस डिस्कशन में वो निकल के ये आया कि जो लेबर्स हैं और जब वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कमाई करने के लिए, उस दौरान जो सोशल सिक्योरिटी के जो फंड्स हैं उनको भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का उन्हें अधिकार मिले, सरकारों को भी और सरकारों के जरिए फिर उन लोगों तक भी मिले। इसको अगर सरल भाषा में ये समझा जाए कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं लेबर के तौर पर, लेबर फोर्स के तौर पर, उनके यहाँ जिस देश को वो छोड़ के गए हैं उनके यहाँ जो कानून है सोशल सिक्योरिटी के, उनका भी यूनिवर्सलाइजेशन हो, उसका भी वैश्वीकरण हो, ताकि जिस भी देश में वो जा रहा है वहाँ पे जिस देश से वो आया है वहाँ पे जो उनके लिए नीतियां बन रही थी उसका फायदा वहाँ पे हो सके। क्या इसको ऐसे समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं कि क्या होता है कि बहुत से लेबर फोर्स जो यहाँ से जाती है, जैसे हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लेबर फोर्स पहुंच जाती है, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत सी लेबर फोर्स यूएस में, यूके में और यूरोप में और सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की कंट्रीज जाती है। तो होता क्या है, ज्यादातर मुल्कों में रूल्स ये हैं कि आपको वहां पे काम
अगर आपका एम्प्लॉयर इंडिया में है और वहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी सर्टेन ईयर्स रहने के बाद अवेलेबल होता है। तो ये यहाँ के जो लोग जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स वहां बन के, तो वो एक मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल पैरिटी मिलनी चाहिए कि जो सोशल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म और रूल्स और पॉलिसीज हैं वहां के नेटिव वर्कर्स के लिए, वही जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये डिसइंसेंटिव होगा कि लोगों को टेम्पररी या परमानेंटली माइग्रेट करने का। तो अब आप देखिए बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं यहाँ से और बहुत छोटे जॉब रोल्स में यहाँ से जाते हैं, चाहे वो क्लीनर, ड्राइवर या फैसिलिटी वर्कर्स या इस तरह के उसमें जाते हैं और उनको भला वहां पे उस मुल्क में पैसा ज्यादा मिलता हो भारत के मुकाबले, बट जब वो आते हैं तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी का ज्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं होता है। तो किस तरह से इसका यूनिवर्सलाइजेशन करा जाए, और अगर ये G20 के माध्यम से, L20 के माध्यम से अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिस्कशन ही ना रहे जाए, इसको कंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि जहां अगर G20 में इस तरह का यूनिवर्सलाइज सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है और अडॉप्ट कर लेते हैं ये कंट्रीज, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का कवर होगा और अगर आप लेबर फोर्स और ज्यादा है, क्योंकि ये G20 जो मुल्क हैं ये 80% इकोनॉमिक थ्रूपुट का को काउंट फॉर करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है जी। एक जैन सर, एक और जो बहुत ही हॉट इशू रहा वो ये रहा कि जिस तरह से हम सभी इससे दो चार हो रहे हैं कि जो AI का इंट्रोडक्शन हो रहा है, अब ऐसे में ऑटोमेशन है, AI है, क्योंकि फ्यूचर के ये सारी तकनीक हैं। और इस पूरी मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में जो लेबर फोर्सेस हमारी हैं उनका सामना AI से होने वाला है, उनका सामना ऑटोमेशन से होने वाला है। उसके लिए वो स्किल्ड हों, हम आज की डेट में कितने उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फ्यूचर AI का है। ऐसे में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर फोर्सेस हैं वो किस तरह से अपने आप को कॉप अप करें उनके साथ, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो नौकरी है वो चलती रहे। मुझे लगता है भारत में कुछ शुरुआत तो जरूर हुई है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं, AI उसमें बहुत अहम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एडेप्टिव एल्गोरिथम है, 3D प्रिंटिंग है और बहुत सी इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। उस पे हमें एक शुरुआत जरूर भारत ने करी है, लेकिन इस पे थोड़ा वॉर फुटिंग पे जाने की जरूरत है, युद्ध स्तर पे इसको लगाने की जरूरत है, इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। और अगर आप देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, अगर आप IITs और NITs में भी देखिए तो अभी कुछ कंप्यूटर साइंस और इस तरह के डिसिप्लिन को छोड़ के बहुत कम पढ़ाई होती है। तो एक तो वो एंड हो गया स्पेक्ट्रम का। दूसरा एंड हुआ लेबर फोर्स जो वर्कर्स के लेवल पे, तो वहां पे कुछ हमें कोर्स तैयार करने की और बहुत ही जैसे मैंने कहा युद्ध स्तर पे बहुत ही स्पीड के साथ में वर्चुअली एट द स्पीड ऑफ थॉट हमें ये काम करना होगा। इसकी वजह ये क्योंकि इससे भारत की जो वर्कफोर्स है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगी। और दूसरा भी इसका एक मुद्दा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से बाहर जाके जॉब मिले, जो भारत में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इतने मुल्कों से, जो भारत में FDI आ रहा है, वो किस तरह से जब कोई भी बाहर इन्वेस्टर आता है तो सबसे बड़ी चीज वो ये देखता है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। तो वो जब वो देखेगा कि इस कंट्री में चाइना जैसी ही स्किल्ड वर्कफोर्स, खासतौर से इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज, आपने AI की बात करी, AI उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें अगर हम डेवलप करें तो हमारे मुल्क को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और हम जो पिछले कुछ सालों में देखा हमने, खासतौर से पैंडेमिक के बाद, कि पूरी दुनिया जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसको रीलोकेट करने की या पार्ट ऑफ इट को चाइना से दूर ले जाने की अलग मुल्कों में कर रही है, उसमें भारत बहुत अग्रणी स्थान पे उसका स्थान है। और अगर ये स्किल्स भी हम इंडस्ट्री 4.0
टेक्नोलॉजी की तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैन सर, उसमें कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि एआई के आने के बाद से जॉब लॉसेस की संभावना एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो यही लेबर फोर्सेस, जो अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो उससे कुछ जॉब जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं, ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में, उसमें एक गिरावट जरूर आती है, लेकिन कुछ जॉब पुराने तरह की कम होती हैं तो नए टेक्नोलॉजीज की जॉब शुरू और बढ़ती भी हैं। तो हमें लगता है कि हम लकीर की फकीर की तरह से पढ़ाते जाएं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, आईटीआईज में, आईआईटीज में, पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो काम या स्किल इंडिया मिशन में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन टेक्नोलॉजीज, जैसा आपने कहा, कुछ जॉब लॉस जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब लॉस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, कि सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स रिड्यूस होती हैं और मेनी अदर टाइप्स ऑफ जॉब गेट क्रिएटेड। तो हमें उसके लिए तैयार होने की बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है स्किल्स में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो हमें इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज पे एक बिल्कुल एक मुहिम चलाने की जरूरत है भारत में, कि हम इस पे लोगों को स्किल करें, ताकि जॉब टेक्नोलॉजी जब जॉब रिप्लेस करे तो कम से कम वो हमारा प्रभाव पड़े, और जो नए जो रिप्लेस होंगी ट्रेडिशनल जॉब्स और न्यू जॉब्स जो क्रिएट होंगी, उसके लिए हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स हो। और जैसा कि मैंने पहली बात कही, ये तो रही भारत की बात, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी जितनी हम स्किलिंग करेंगे इन टेक्नोलॉजीज में, उतना ज्यादा इसका एक प्रभावकारी असर पड़ेगा भारत में। इसलिए जैन सर, जो इस पूरे लेबर 20 में जो सबसे लास्ट का विषय रहा, जो 5वां टॉपिक था, वो यही था कि जो कौशल विकास है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनका रोल क्या हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है। मेरा सवाल ये कि ऐसे में उनकी स्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी बात हो, ये किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो लगातार इस दिशा में काम कर रही है स्किल इंडिया के जरिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि चुनौतियां एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, इसको तैयार करने के लिए किस तरह का रोल वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया इस बारे में। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को पार्टनर्स की तरह से इसमें आगे आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने जैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कई मिनिस्ट्रीज की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, कई सारी माइनॉरिटीज की योजना है, कई सारे मिनिस्ट्रीज में अपने अपने स्किल्स की स्कीम चल रही है। फ्लैगशिप स्कीम ऑफ कोर्स उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। उन सब में हमें और काफी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, तादाद में हुई है, लेकिन उसमें गुणवत्ता उसकी और सुधारने की जरूरत है। और वो मुझे लगता है तब हो सकता है कि जब इंडस्ट्री के साथ रियल पार्टिसिपेशन हो और इंडस्ट्री सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस सामने आए। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग हो नहीं रही है। इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को तो बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी के लिए, एक देश के लिए वो उतना नहीं कर पाते। तो हमें इस तरह का एक इंसेंटिव्स का दायरा तैयार करना पड़ेगा कि वो जिस क्वालिटी की बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं, वो कम्युनिटी एट लार्ज के लिए भी करें। और उसके लिए अगर मुझे लगता है सरकार को कुछ अनुदान देना पड़े उन्हें, तो उसमें भी पीछे नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि रियल सेंस में ट्रेनिंग की क्वालिटी तभी आएगी जब इंडस्ट्री आगे बढ़कर अपना जिम्मेदारी अपनी निभाए।
चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर प्राइवेट स्तर पर हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, चूंकि सरकार लगातार काम कर रही है लेकिन प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि जो चुनौतियां हैं वो बहुत बिग है। उस हिसाब से हम अपने लेबर फोर्स को भी उसी हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है, तभी हम वर्ल्ड लेबर मार्केट में खुद को स्थापित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। जयंत सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, दूसरी अहम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बेंगलुरु में G20 के तहत 2 दिवसीय 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में G20 देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य, भलाई और खेल विषय पर आयोजित 2 दिवसीय Y20 में पैनल चर्चा और विचार विमर्श के साथ संपन्न हुआ। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञों ने संबंधित विभिन्न विषयों और अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और पटना में श्रमिक संगठनों की L20 बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सदियों पुराने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था कैसे थी। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। This is the main courtyard of the site. Ventilation, because at that time everything depended upon. उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का। रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी लौटे स्वदेश। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों ने लिखी द्विपक्षीय सहयोग की नई इबारत। ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। पीएम ने जताया आभार, कहा भारत और देश के लोगों के प्रति उनकी गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाता है ये अवार्ड। पीएम मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अद्भुत, ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी किया दीदार।
भाजपा ने पीएम मोदी का अमेरिका और मिस्र के दौरे को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से देश में बढ़ेगा रोजगार। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम को सम्मानित किया जाना गर्व की बात। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे की कीमत के दावों को किया खारिज। सोशल मीडिया रिपोर्ट को बताया अफवाह। का कीमत और खरीद के अन्य नियम और शर्तों का अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी। उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है अफवाहों का मकसद। और मानसून में दिखा सामान्य बदलाव। 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में 62 साल में पहली बार दी एक साथ दस्तक। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। मिस्र और अमेरिका के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गणमान्य लोग मौजूद थे। मिस्र की यात्रा से पहले पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे, जहां गर्मजोशी के साथ उनका अतिथि सत्कार किया गया। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के संबंध की एक नई इबारत लिखी गई। और हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी पहुंची। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अभी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। हम उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे देखती हैं आप? बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा थी और जिसमें तमाम तीनों देशों के साथ रिश्ते जो हैं रिश्ते भी मजबूत हुए और साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट भारत को चाहिए या भारत किस प्रकार से दूसरे देशों की प्रगति में सहयोग कर सकता है, दोनों बातों का सम्मिश्रण दिखा और भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगा। दुनिया भर के देशों में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है कि लोग उनका अभिनंदन पांव छूकर कर रहे हैं, जो दुनिया के देशों में ऐसा कल्चर रहा नहीं है, लेकिन लोग अभिभूत होकर उनका पांव छू रहे हैं। इसको कैसे देखती हैं विदेश राज्य मंत्री? ये दोनों जो वाकया हुए, एक तो पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष और अभी जो सिंगर हैं, गायक अमेरिका में, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के पांव छूने का प्रयास किया, दोनों से यही प्रतीत हुआ कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर सत्कार का जो भाव है वो विदेशी भी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक तरीके से हमारे एक सूचक बन गए हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम जो वो कर रहे हैं, उसी के कारण सभी अभिभूत होकर कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखते हुए उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वीकार्यता है वो दुनिया भर के देशों में जिस तरीके से बढ़ रही है, उसी का ये परिणाम है कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग उनका पांव छूते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति को अडॉप्ट करने में लगे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने अमेरिका और मिस्र के पीएम मोदी के दौरे को बेहद ही सफल दौरा करार दिया।
हमारे साथ प्रख्यात फिल्म स्टार और सांसद मनोज तिवारी हैं, जिनसे हम जानेंगे संक्षेप में कि आखिर ये यात्रा कैसी रही, कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने आप यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं? बड़ा प्राउड फीलिंग है जब आके वो प्लेन रुका तो वो सारा दृश्य कि यही प्लेन अमेरिका रुका, यही प्लेन इजिप्ट रुका, यही प्लेन जगह जगह, और उसी प्लेन से उतरते हुए अभी जब वो उतरे हमें वो सारा दृश्य याद आ रहा था। देखिए, हमने भारत का इतिहास पढ़ा है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो गर्वित भाव दे गए हैं उसके आगे ना बहुत बड़े बड़े लोग निशब्द हो जाएंगे। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ सभी सांसदों ने स्वागत किया और वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में मिले। उनके चेहरे से दिख रहा था कि भारत के गौरव को पूरी दुनिया में बढ़ता देख वो स्वयं कितने प्रसन्न हैं। अमेरिका के सभागार में जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगे या फिर प्रधानमंत्री का पैर छुआ गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मिलबेन का उनका पैर छूना, जो बाइडेन का उनको एक अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, एक फैन की तरह, एक भारत की, आज उन्होंने जैसा जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया है कि हमारी मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी जी उस महत्व को बना रहे हैं। मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, भोजपुरी सिंगर भी हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ रही है। कैमरामैन दत्ता के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं वाले देशों के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और मिस्र की। पीएम मोदी के मिस्र दौरे से दोनों देशों की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के दौर में पहुंच गई है। देखिए पीएम मोदी के दौरे के बारे में विस्तार से बताती ये खास रिपोर्ट। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे। विश्व धरोहर गीजा के पिरामिड का दौरा किया, प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली यात्रा थी। विश्व के दो पुरातन सभ्यताओं वाले देश के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाई पर है। एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल नटबोली की मौजूदगी इसका खुद एहसास कराती है। सलामी गारद और औपचारिक स्वागत। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया। मिस्र और भारत के बीच रिश्तों की ये नई शुरुआत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच दिखी ऊर्जा इस रिश्ते को बताने के लिए काफी है। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा 3 अन्य समझौते कृषि, पुरातत्व, प्राचीन धरोहर सहित प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में दोनों देशों के बीच हुए। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration and strengthening of people-to-people ties. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। सैनिकों ने उस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
ये मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता, बलिदान और कर्तव्य की याद संजोए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। वॉर मेमोरियल से पहले प्रधानमंत्री ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम का भी दौरा किया। विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण भारतीय दाऊदी बोहरा समाज ने करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। आयताकार मस्जिद के बीच में 5000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सांगन है, जिसमें कुल 13 दरवाजे और पानी के स्रोत मौजूद हैं। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। इसकी एक वजह भी है, जब प्रधानमंत्री शनिवार को काहिरा स्थित होटल पहुंचे थे तो वहां मिस्र की बेटी ने हिंदी में गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। स्पष्ट हिंदी उच्चारण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप मिस्र की बेटी हैं, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने मिस्र के बौद्धिक वर्ग, प्रवासी भारतीयों के कई समूह और मिस्र में योग को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षकों से शनिवार को मुलाकात कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दोनों ही देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात रही ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलम से। मुफ्ती ने जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में हो रहे सामाजिक समावेश की नीतियों की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने डार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानकारी भी दी। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैतबौली से गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा मिस्र के व्यावसायिक जगत के प्रमुख चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मिस्र के प्रख्यात लेखक और राजनीतिक विचारक तारक हैगी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात अहम रही। दोनों ही देश भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर चुके हैं और भारत मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी कर एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी निमंत्रित किया गया है। काहिरा से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने काहिरा में पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम को इससे पहले भी बहुत से प्रमुख देश अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में
पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एपकल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे और रणनीतिक उपलब्धियों की हर ओर सराहना हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के इस विदेश दौरे को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे की देश और दुनिया भर में सराहना हो रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक ऐसी यात्रा थी जहां भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित किया और ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक से अधिक साकार किया जा सकेगा। Among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate. And to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जो देश की सुरक्षा, व्यापार और आपसी संबंधों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे और इनसे देश में रोजगार भी बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी खुशी जताई कि नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor related education and workforce development goals will get fulfilled. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. India and US launched public-private joint task force. केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर पीएम को अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में
भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को दुनिया में तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर भारत की स्वीकार्यता का परिचायक बताया। गौरतलब है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका दुनिया के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए MQ-9B ड्रोन सौदे से संबंधित कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट्स को खारिज किया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में प्रसारित रिपोर्ट को अटकलबाजी बताते हुए कहा कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि इस संबंध में फर्जी खबरें न फैलाएं और किसी तरह की गलत जानकारी ना दें, क्योंकि ऐसी खबरों से सशस्त्र बलों के मनोबल पर असर पड़ सकता है, साथ ही अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। 27 जून को मध्य प्रदेश दौरे के दौरान भोपाल में पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 चयनित कार्यकर्ता शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में देश भर के 10 लाख बूथ जुड़ेंगे। सभी बूथ और मंडलों पर पीएम के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पीएम के इस दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भोपाल में हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये वही पंडाल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और देश भर के सभी राज्यों के अच्छा काम करने वाले 3000 बूथ कार्यकर्ता जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है। चुनिंदा जो बूथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर होंगे। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि सभा जिसे कहें कि लाखों की संख्या में होती वो नहीं होगी, चुनिंदा कार्यकर्ता होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये है कि राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा कार्यक्रम होगा। 10 लाख बूथ जो हैं पूरे देश भर के वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और तमाम बूथों पर, तमाम मंडलों पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राष्ट्रीय सचिव जो है, महासचिव जो है तरुण चुग, वो भोपाल में इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जिसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार रखा गया है, यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कल यानी कि सोमवार की अगर बात की जाए तो वो पहुंच जाएंगे और सोमवार को जेपी नड्डा इसी कार्यक्रम स्थल के पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका उस प्रदर्शनी स्थल का नाम राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा गया है। उस प्रदर्शनी का लोकार्पण भी करेंगे, शुभारंभ करेंगे। वो प्रदर्शनी ये बताएगी कि किस तरीके से बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भी उस प्रदर्शनी में देखने को मिल सकता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम वो योजनाएं जो देश भर में मील का पत्थर साबित हुई हैं उसको भी इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की गई है। तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो तमाम देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान राही के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।
और भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में देश भर के 10 लाख बूथ जुड़ेंगे। स्टेडियम पहुंचने से पहले पीएम मोदी का एक छोटा सा रोड शो भी होगा। आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और भोपाल और शहडोल में कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत होने वाला है। और प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं मध्य प्रदेश, काफी महत्वपूर्ण दौरा भोपाल और शहडोल अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम, किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण मात्र नहीं, ये इतिहास बनाने वाला दौरा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को यहाँ पधारेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक दल की सबसे छोटी इकाई बूथ, देश भर के बूथ के चयनित कार्यकर्ता 3000 हर राज्य से यहाँ उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उनका संवाद होगा और माननीय प्रधानमंत्री देश भर के 10 लाख बूथों पर करोड़ों कार्यकर्ताओं को सीधा संवाद और संबोधन करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक इतिहास में किसी दल में ये नहीं हुआ होगा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश भोपाल की धरती से कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ, नई तकनीक में माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार निर्देश पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बूथों पर समय के अनुकूल हमने डिजिटाइजेशन किया है, तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वो सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अंदर होगा। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, बूथ मजबूत करने को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। क्या लगता है इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये नारा नहीं दिया, उस नारे को साकार करके दिखाया है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। माननीय अमित शाह जी जो भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो कहते हैं कि 51% वोट शेयर हर बूथ पर लाना, ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे इस दिशा में लगातार जो काम कर रहे हैं, बूथ के एक्टिवेशन, बूथ को मोटिवेट करना और बूथ पर 22 प्रकार के काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उन कामों को जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी अमेरिका में बाइडेन के साथ डिनर कर रहे थे और अब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आदिवासी परिवार में भोजन कर रहे होंगे। ये किस नजरिए को कैसे देखें? यही तो बिरला नेतृत्व है। पार्टी विद द डिफरेंस, दूसरों से हम अलग क्यों हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता, योग्यता और उनका संकल्प आज दुनिया का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व होता है एक एक भारतीय को, चाहे वो भारत के अंदर रह रहा है, दुनिया के अंदर रह रहा है, कि हमारे नेता के प्रति दुनिया का कितना विश्वास जागृत हुआ है। जो यही कह रहे हैं कि संगठन ही ताकत है पार्टी की और न सिर्फ 23 बल्कि 24 में बीजेपी सिर्फ जीतेगी ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और प्रधानमंत्री का ये मध्य प्रदेश का ये दौरा और भोपाल में इस कार्यक्रम में शिरकत होने से कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ेगा। कैमरामैन रिजवान राही के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। बात मौसम की जाए तो 62 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दस्तक दी है। इसके साथ ही करीब करीब पूरा उत्तर भारत ही मानसून की बारिश से सराबोर हो गया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें
बदलती दुनिया हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीप मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की अलग अलग कार्य समूह की बैठकें संपन्न हुई। एक तरफ जहां पटना में L20 यानी लेबर 20 की बैठक हुई, तो वहीं बेंगलुरु में 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। लेबर 20 बैठक की बात की जाए तो इसका शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। G20 समूह देशों में सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, साथ ही साथ महिला और रोजगार विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं के कामकाज को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने अपने स्तर से और L20 के स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से व्यापक रूप से चर्चा की गई। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला और रोजगार विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत समेत 28 देशों के कुल 173 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि G20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस साल अपनी अध्यक्षता में G20 के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया। साथ ही इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया गया था। तो आज के इस अंक में हम L20 यानी लेबर 20 से संबंधित विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ई जयंत कृष्ण जी, जो कि पूर्व CEO हैं NSDC स्किल इंडिया के। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं सर? शुक्रिया जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, इसमें सर जो पटना में जो लेबर 20 की जो मीटिंग हुई, उसमें ब्रॉडली 5 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। पहला था जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, दूसरा था महिला और कार्य का भविष्य, तीसरा था श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सामाजिक सुरक्षा जो फंड्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार, चौथा था कार्य की बदलती दुनिया, G20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियां, और पांचवा था कौशल विकास, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। मैं एक एक करके इस पे आऊंगा। सबसे पहले जो बहुत ही हॉट टॉपिक रहा कि कैसे जितने भी G20 या फिर पूरे ग्लोब में जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, चाहे वो संगठित हो या फिर असंगठित, खासकर असंगठित, उनमें एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को हम दे पाए उन्हें, ताकि उनका जो कार्य है, उनका जो वर्क है, उसमें वो और भी बेहतर कर सकें। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये G20 का जो ग्रुप है 20 कंट्रीज का, वो करीब पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या को एड्रेस करता है। इन सब मुल्कों का जो पॉपुलेशन है उसको अगर ऐड करें तो 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बनता है, और 80% जो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक आउटपुट है उसको अकाउंट फॉर करता है। तो कोई भी चीज अगर लेबर के L20 के कॉन्टेक्स्ट में या जो भी डिस्कशन आज हुआ बिहार पटना में, उसका जो मुद्दा आपने सबसे पहले उठाया कि कैसे सोशल सिक्योरिटी दी जाए हमारी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। देखिए, इस समय आप देखिए, चाहे वो ओला, उबर या फूड डिलीवरी चेन्स हो, होम डिलीवरी सर्विस हो फूड की, या कितना किस जबरदस्त कितना इजाफा हुआ है उसमें काम करने वाले वर्कर्स का।
the highest growth rate in the employment creation in the country and the rest of the world, वो हमारा इसी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स का है। और भारत के लिए ये चैलेंज थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है, जो लोग मानते हैं करीब 45 करोड़ के आसपास है, उसका एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उन लोगों तक सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट कैसे पहुंचे, ये एक चैलेंज है, भारत में भी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है G20 में उनके लिए भी है। तो ये एक अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए कहना तो बहुत आसान है कि हम इनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल। आप देखिए पीएफ होता है या पेंशन होती है या ग्रेचुटी होती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो मोटे तौर पे सोशल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो समझते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, गिग इकोनॉमी में काफी बढ़ रहा है, काफी तादाद में बढ़ रहा है, तो ये कैसे किया जाए, हु विल फंड इट? तो ये मुद्दा उठा है, उसका कोई सोल्यूशन जाहिर है इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसमें ये इशू एक बहुत आ रहा है कि किस तरह से उसको सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करी जाए। तो ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत जरूरी बात है, और अगर G20 के माध्यम से इस पे डिस्कशन हुआ है तो बहुत अच्छा है। कोई इसमें जाहिर सी बात है जादू नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा कोई सोल्यूशन वर्थवाइल निकलने में, लेकिन ये बात में जैन सर सच है कि जो हमारी सरकार है, खासकर इंडिया की बात की जाए, यहाँ की सरकार हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आती हैं EPFO की, उसमें हर साल हजारों की तादाद में नए मेंबर्स जोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे या फिर जो ऐसे भी जो नए युवा हैं, वो लगातार सीधे उनकी एंट्री हो रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक तरह से सरकार की भी ये कोशिश है कि उन तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उन तक सोशल सिक्योरिटी का जो एम्बिट है वो उन तक भी पहुंचे, वो भी उस एम्बिट में आ सके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो पीएफ के दायरे में जो लोग आते हैं उनमें उनकी तादाद में काफी इजाफा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर हमारा इनफॉर्मल वर्कर्स का है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है GST का जो एक कदम था इस सरकार ने लिया था कुछ साल पहले, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। GST के जो रीजंस थे वो तो अलग थे, लेकिन इसका एक एलाइड बेनिफिट ये है कि जो मोटिवेशन लोगों को होता था कि इकोनॉमी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट आप इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखिए, वो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज सभी प्लेयर्स उस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, उस पूरी कैस्केडिंग जो होती है वैल्यू चेन टैक्स पेयर्स की, वो सब उसमें आते हैं। और तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी वो दिन दूर नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर घटेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर घटेगा और फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा, और वहां जैसे और ज्यादा लोग आते हैं उस सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है वो सोशल सिक्योरिटी उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जहां तक मुझे लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज को, भारत जिसमें शामिल है, उसको कोशिश की भी जरूरत है कि किस तरह से ज्यादा इकोसिस्टम में इस तरह के इंसेंटिव, से मेरा मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, लेकिन इस तरह के मोटिवेशंस क्रिएट किए जाएं ताकि लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहने का लाभ ना हो और वो अपने आप को फॉर्मलाइज करें और ऑर्गेनाइज करें। इसमें जैन सर एक और मुद्दा आता है जो वुमेन वर्क फोर्स है उनका, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं लेबर 20 के इस प्रोग्राम से, उसमें यह है कि जितनी भी फोर्सेज हमारी काम कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनमें 32% जो हिस्सेदारी वो महिलाओं की है। ऐसे में उनके लिए अभी की स्थिति क्या है, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाए, और उनका जो फ्यूचर है, क्योंकि जिन हालातों में वो काम कर रही हैं या करती हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में, उनका भी अपलिफ्टमेंट भी होना जरूरी है, उनके हेल्थ को लेकर, उनके तमाम चीजों को लेकर। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है पटना में, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस तरह से विमेन वर्क फोर्स के में स्किलिंग ज्यादा करी जाए, ज्यादा इंटेंसिटी से। मुझे लगता है इवन जो आदमियों में इंटेंसिटी होती है उससे ज्यादा इंटेंसिटी से स्किलिंग
अपस्किलिंग, रीस्किलिंग विमेन वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने जो 32% बताया, विच रफली करीब 1/3 लेबर फोर्स जो है वो विमेन कंप्राइज करती हैं। लेकिन भारत में थोड़ा सा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, 29-30% है। मतलब इस पूरे एवरेज का भी थोड़ा सा हम लोग उसके लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्यों विमेन जो है वर्कफोर्स में और ज्यादा नहीं आ रही हैं और कैसे उनको और ज्यादा लाया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए महिलाओं पे फैमिली लुक आफ्टर करना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे हम माने ना माने लेकिन वो पुरुषों से ज्यादा होती हैं। वो मैटरनिटी पे जाती हैं। तो किस तरह से हमारा ये सिस्टम बने कि इस डाइवर्सिटी को हम एड्रेस करें और ताकि उन्हें, क्योंकि हमारे अभी आप देखिए टेक क्षेत्र में अगर आप देखिए तो ये जो बहुत हाई फीमेल पार्टिसिपेशन है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा हाई है, कुछ जगह तो 40% तक आई है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये किस तरह से जैसे जैसे और समय बढ़ता जाता है ये लोग वर्कफोर्स से निकलती जाती हैं, ताकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन, उनको लुक आफ्टर की बात होगी। तो किस तरह से हम कॉर्पोरेट्स को और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह का ढांचा तैयार करें, चाहे वो क्रचेस हों वर्कफोर्स में, चाहे हम उनको फोर्सफुली बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट कर पाए जो मैटरनिटी के बाद आए। थोड़ा सा रोल्स भी जो दिए जाएं उसमें उसका ध्यान रहे, शायद उतना ट्रैवल इंटेंसिटी कम हो। हालांकि बहुत ज्यादा आज के जिस माहौल में हम रह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेन और वुमेन के लिए अलग रूल्स रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी एम्पैथी अगर ज्यादा होगी तो मुझे लगता है कि बहुत से जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं महिलाएं भारत में वर्कफोर्स में आके, वो उससे जुड़ी रहेंगी अपनी शादी, बच्चों और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद। बिल्कुल। तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसी हिसाब से सरकारों को भी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन्हीं विषयों पर जो लेबर 20 की मीटिंग हुई है पटना में, इन्हीं विषयों पर बहुत ही गहनता से, बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है। जयंत सर, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी इस विषय के जो दूसरे पहलू हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पटना में जो संपन्न हुई है लेबर 20 मीटिंग, उसको लेकर उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयंत कृष्णा जो कि एनएसटीसी के पूर्व सीईओ भी वो रह चुके हैं। जयंत सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सर, जो दूसरा अहम मुद्दा था इस डिस्कशन में वो निकल के ये आया कि जो लेबर्स हैं और जब वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कमाई करने के लिए, उस दौरान जो सोशल सिक्योरिटी के जो फंड्स हैं उनको भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का उन्हें अधिकार मिले, सरकारों को भी और सरकारों के जरिए फिर उन लोगों तक भी मिले।
इसको अगर सरल भाषा में ये समझा जाए कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं लेबर के तौर पर, लेबर फोर्स के तौर पर, उनके यहाँ जिस देश को वो छोड़ के गए हैं, उनके यहाँ जो कानून है सोशल सिक्योरिटी के, उनका भी यूनिवर्सलाइजेशन हो, उसका भी वैश्वीकरण हो, ताकि जिस भी देश में वो जा रहा है वहाँ पे जिस देश से वो आया है वहाँ पे जो उनके लिए नीतियां बन रही थी उसका फायदा वहाँ पे हो सके। क्या इसको ऐसे समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं कि क्या होता है कि बहुत से लेबर फोर्स जो यहाँ से जाती है, जैसे हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लेबर फोर्स पहुंच जाती है, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत सी लेबर फोर्स यूएस में, यूके में और यूरोप में और सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की कंट्रीज जाती है। तो होता क्या है, ज्यादातर मुल्कों में रूल्स ये हैं कि आपको वहां पे काम, अगर आपका एम्प्लॉयर इंडिया में है और वहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी सर्टेन ईयर्स रहने के बाद अवेलेबल होता है। तो ये यहाँ के जो लोग जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स वहां बन के, तो वो एक मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल पैरिटी मिलनी चाहिए कि जो सोशल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म और रूल्स और पॉलिसीज हैं वहां के नेटिव वर्कर्स के लिए, वही जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये डिसइंसेंटिव होगा कि लोगों को टेम्पररी या परमानेंटली माइग्रेट करने का। तो अब आप देखिए, बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं यहाँ से, और बहुत छोटे जॉब रोल्स में यहाँ से जाते हैं, चाहे वो क्लीनर, ड्राइवर या फैसिलिटी वर्कर्स या इस तरह के उसमें जाते हैं, और उनको भला वहां पे उस मुल्क में पैसा ज्यादा मिलता हो भारत के मुकाबले, बट जब वो आते हैं तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी का ज्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं होता है। तो किस तरह से इसका यूनिवर्सलाइजेशन करा जाए, और अगर ये G20 के माध्यम से, L20 के माध्यम से अगर ये डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिस्कशन ही ना रहे जाए, इसको कंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि जहां अगर G20 में इस तरह का यूनिवर्सलाइज्ड सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है और अडॉप्ट कर लेते हैं ये कंट्रीज, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का कवर होगा, और अगर आप लेबर फोर्स और ज्यादा है, क्योंकि ये G20 के मुल्क हैं, ये 80% इकोनॉमिक थ्रूपुट का को काउंट फॉर करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। जी, जैन सर, एक और जो बहुत ही हॉट इशू रहा वो ये रहा कि जिस तरह से हम सभी इससे दो चार हो रहे हैं कि जो AI का इंट्रोडक्शन हो रहा है, अब ऐसे में ऑटोमेशन है, AI है, क्योंकि फ्यूचर के ये सारी तकनीक हैं, और इस पूरी मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में जो लेबर फोर्सेस हमारी हैं उनका सामना AI से होने वाला है, उनका सामना ऑटोमेशन से होने वाला है। उसके लिए वो स्किल्ड हों, हम आज की डेट में कितने उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फ्यूचर AI का है। ऐसे में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर फोर्सेस हैं वो किस तरह से अपने आप को कॉप अप करें उनके साथ, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो नौकरी है वो चलती रहे। मुझे लगता है भारत में कुछ शुरुआत तो जरूर हुई है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं, AI उसमें बहुत अहम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एडेप्टिव एल्गोरिथम है, 3D प्रिंटिंग है, और बहुत सी इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। उस पे हमें एक शुरुआत जरूर भारत ने करी है, लेकिन इस पे थोड़ा वॉर फुटिंग पे जाने की जरूरत है, युद्ध स्तर पे इसको लगाने की जरूरत है, इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। और अगर आप देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, अगर आप IITs और NITs में भी देखिए, तो अभी कुछ कंप्यूटर साइंस और इस तरह के डिसिप्लिन्स को छोड़ के बहुत कम पढ़ाई होती है। तो एक तो वो एंड हो गया स्पेक्ट्रम का। दूसरा एंड हुआ लेबर फोर्स, जो वर्कर्स के लेवल पे, तो वहां पे कुछ हमें कोर्स तैयार करने की, और बहुत ही जैसे मैंने कहा युद्ध स्तर पे बहुत ही स्पीड के साथ में वर्चुअली एट द स्पीड ऑफ थॉट हमें ये काम करना होगा। इसकी वजह ये क्योंकि इससे भारत की जो वर्कफोर्स है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगी, और दूसरा भी इसका एक मुद्दा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से बाहर जाके जॉब मिले,
जो भारत में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने इतने मुल्कों से जो भारत में एफडीआई आ रहा है, वो किस तरह से जब कोई भी बाहर इन्वेस्टर आता है तो सबसे बड़ी चीज वो ये देखता है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। तो वो जब वो देखेगा कि इस कंट्री में चाइना जैसी ही स्किल्ड वर्कफोर्स, खासतौर से इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज, आपने एआई की बात करी, एआई उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें अगर हम डेवलप करें तो हमारे मुल्क को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और हम जो पिछले कुछ सालों में देखा हमने, खासतौर से पैंडेमिक के बाद, कि पूरी दुनिया जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसको रीलोकेट करने की या पार्ट ऑफ इट को चाइना से दूर ले जाने की अलग मुल्कों में कर रही है, उसमें भारत बहुत अग्रणी स्थान पे उसका स्थान है। और अगर ये स्किल्स भी हम इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज की तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैन सर, उसमें कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि एआई के आने के बाद से जॉब लॉसेस की संभावना एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो यही लेबर फोर्सेस, जो अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो उससे कुछ जॉब, जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं, ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में, उसमें एक गिरावट जरूर आती है। लेकिन कुछ जॉब पुराने तरह की कम होती हैं तो नए टेक्नोलॉजीज की जॉब शुरू और बढ़ती भी हैं। तो हमें लगता है कि हम लकीर की फकीर की तरह से पढ़ाते जाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, आईटीआईज में, आईआईटीज में, पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो काम या स्किल इंडिया मिशन में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन टेक्नोलॉजीज, जैसा आपने कहा, कुछ जॉब लॉस जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब लॉस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, कि सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स रिड्यूस होती हैं और मेनी अदर टाइप्स ऑफ जॉब गेट क्रिएटेड। तो हमें उसके लिए तैयार होने की बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है स्किल्स में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो हमें इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज पे एक बिल्कुल एक मुहिम चलाने की जरूरत है भारत में, कि हम इस पे लोगों को स्किल करें, ताकि जॉब टेक्नोलॉजी जब जॉब रिप्लेस करे तो कम से कम वो हमारा प्रभाव पड़े, और जो नए जो रिप्लेस होंगी ट्रेडिशनल जॉब्स और न्यू जॉब्स जो क्रिएट होंगी, उसके लिए हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स हो। और जैसा कि मैंने पहली बात कही कि ये तो रही भारत की बात, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी जितनी हम स्किलिंग करेंगे इन टेक्नोलॉजीज में, उतना ज्यादा इसका एक प्रभावकारी असर पड़ेगा भारत में। इसलिए जैन सर, जो इस पूरे लेबर 20 में जो सबसे लास्ट का विषय रहा, जो 5वां टॉपिक था, वो यही था कि जो कौशल विकास है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनका रोल क्या हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है। मेरा सवाल ये कि ऐसे में उनकी स्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी बात हो, ये किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो लगातार इस दिशा में काम कर रही है स्किल इंडिया के जरिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि चुनौतियां एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, इसको तैयार करने के लिए किस तरह का रोल वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया इस बारे में। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को पार्टनर्स की तरह से इसमें आगे आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने जैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कई मिनिस्ट्रीज की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, कई सारी माइनॉरिटीज की योजना है, कई सारे मिनिस्ट्रीज में अपने अपने स्किल्स की स्कीम चल रही है। फ्लैगशिप स्कीम ऑफ कोर्स उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। उन सब में हमें और काफी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, तादाद में हुई है, लेकिन उसमें गुणवत्ता उसकी और सुधारने की जरूरत है। और वो मुझे लगता है तब हो सकता है कि जब इंडस्ट्री के साथ रियल पार्टिसिपेशन हो और इंडस्ट्री सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस सामने आए। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग हो नहीं रही है। इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को तो बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी के लिए, एक देश के लिए वो उतना नहीं कर पाते। तो
तो हमें इस तरह का एक इंसेंटिव्स का दायरा तैयार करना पड़ेगा बिल्कुल, कि वो जिस क्वालिटी की बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं वो कम्युनिटी एट लार्ज के लिए भी करें। और उसके लिए अगर मुझे लगता है सरकार को कुछ अनुदान देना पड़े उन्हें, तो उसमें भी पीछे नहीं चुकना चाहिए, क्योंकि रियल सेंस में ट्रेनिंग की क्वालिटी तभी आएगी जब इंडस्ट्री आगे बढ़कर अपना जिम्मेदारी अपनी निभाए। बिल्कुल, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर प्राइवेट स्तर पर हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, चूंकि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चुनौतियां हैं वो बहुत बिग है। उस हिसाब से हम अपने लेबर फोर्स को भी उसी हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है, तभी हम वर्ल्ड लेबर मार्केट में खुद को स्थापित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। जयंत सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, दूसरे हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बेंगलुरु में G20 के तहत 2 दिवसीय 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में G20 देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य, भलाई और खेल विषय पर आयोजित 2 दिवसीय Y20 में पैनल चर्चा और विचार विमर्श के साथ संपन्न हुआ। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञों ने संबंधित विभिन्न विषयों और अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और पटना में श्रमिक संगठनों की L20 बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सदियों पुराने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था कैसे थी। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।